गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट 5 आयनिक चालकता आयोनिक कंडक्टेंस। देखिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? जब हम किसी आयनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस आयनिक यौगिक का अपघटन होता है एवं धनायन एवं ऋणायन बनते हैं, कैटाइन्स एंड एनाइन्स। जो कैटाइन्स हैं वो कैथोड की ओर गमन करते हैं और जो एनाइन्स हैं वो एनोड की ओर गमन करते हैं। आइए हम इसे डायग्राम से देखते हैं। ये देखिए, मैंने वैद्युत अपघट्य लिया है। इस वैद्युत अपघट्य में हम इलेक्ट्रोड डिप करते हैं, एनोड एंड कैथोड, और इस एनोड एंड कैथोड को हम बाहर बैटरी से जोड़ देते हैं। तो विद्युत अपघट्य जो आयनिक यौगिक है उसका क्या होगा? अपघटन होगा और धनायन व ऋणायन बनते हैं। जो धनायन हैं वो कैथोड की ओर गमन कर रहे हैं और जो एनाइन्स हैं वो किसकी तरफ गमन कर रहे हैं? एनोड की ओर। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम देखते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो फैराडे का जो प्रथम नियम है, विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है वह प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। तो W इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या है? Q। Q क्या है यहाँ पे? आवेश। W क्या है? निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। जब हम इस समानुपाती को हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है? Z, जिसे हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब यहाँ पर जो आवेश Q है वो होता है इक्विवेलेंट टू I इंटू T, धारा इंटू समय। अगर हम 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित करें तो W बराबर क्या आ जाएगा? Z। कहने का मतलब है कि निक्षेपित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगी? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाएगी। उसके बाद में है फैराडे का द्वितीय नियम। इसमें क्या करना है? आपको भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य लेने हैं और उनमें समान विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। और भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य किसमें हम जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में हम उनको जोड़ते हैं। तो जो इलेक्ट्रोड पर जो विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर जो एकत्रित होने वाली पदार्थ की मात्रा है वो किसके समानुपाती होती है? रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। W इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या है? E। ये देखिए, मैंने भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य लिए हैं और इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, जिससे क्या होगा? समान धारा सब में प्रवाहित होती है। उसके बाद में है आयनों का अभिगमन। कहने का मतलब है कि जब विद्युत अपघटन की क्रिया में जो आयन्स होते हैं वो अपनी विपरीत आवेश युक्त इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन करते हैं। जो कैटाइन्स है वो कैथोड की ओर जाता है एवं जो एनाइन्स है वो एनोड की ओर जाते हैं। अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, इस डायग्राम में जो U आकार की नली है इसमें मैंने क्या लिया है? कॉपर पर मैग्नेट। यहाँ पर जो है कॉपर का रंग कैसा आता है? नीला। और पर मैग्नेट का जो रंग है वो कैसा है? बैंगनी। और फिर हम इसमें क्या भरते हैं? HNO3 विलयन और फिर इलेक्ट्रोड लगाते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम किससे जोड़ते हैं? बैटरी से। तो इसमें U आकार की नली में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आप देखेंगे जो कॉपर है वो A भाग की ओर जाता है और यहाँ पे A भाग की ओर जो है नीला रंग ऊपर की ओर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जो पर मैग्नेट जो है वो B भाग की ओर जाएगा। तो यहाँ कॉपर +2 है तो प्लस जो है ऋणात्मक आवेश वाली जो इलेक्ट्रोड है उसकी ओर जाएगा। तो कॉपर जो है नीला रंग किधर जा रहा है? A साइड में। और जो पर मैग्नेट है उस पर कौन सा आवेश है? माइनस। तो वो किसकी तरफ जाएगा? प्लस की तरफ, B वाले भाग में। तो हमें बैंगनी रंग किधर दिखाई देगा? B की तरफ दिखाई देगा। तो ये क्या है? आयन्स का अभिगमन। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि एक हिट्रोफ ने बताया कि जो आयन्स निक्षेपित होते हैं इलेक्ट्रोड पर, तो जो आयन्स होते हैं उनकी गति, सभी आयन्स की जो गति है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। लेकिन विद्युत अपघटन करने पर हमें इलेक्ट्रोड पर इनकी समान मात्रा प्राप्त होती है। गति भिन्न भिन्न है लेकिन विद्युत अपघटन के पश्चात जो इलेक्ट्रोड है उसमें हमें मात्रा कैसी मिलती है? समान। तो इसको किसने समझाया? हिट्रोफ ने समझाया। ये उसने डायग्राम से के थ्रू इस बात को समझाया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट नंबर। देखिए, किसी भी आयन द्वारा संपूर्ण विद्युत धारा का वह अंश जिसे वह ले जाता है वह उस आयन का क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाता है। जब भी हम विद्युत अपघटन करते हैं किसी विद्युत अपघट्य का,
तो वह विद्युत अपघट्य धनायन एवं ऋणायन में अपघटित होता है। अब जो है विद्युत धारा का वह अंश जो धनायन के द्वारा ले जाया जाएगा वो धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाएगा, एवं विद्युत धारा का वह अंश जो ऋणायन के द्वारा ले जाया जाएगा वो ऋणायन का ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्ट नंबर को रिप्रेजेंट किया है। जो धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर है और ऋणायन का ट्रांसपोर्ट नंबर है, दोनों का योग कितना आता है? 1। जो धनायन व ऋणायन की ट्रांसपोर्ट नंबर है उसको हम 3 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका है हिटरोफ विधि, सेकंड है चल सीमा विधि एंड थर्ड है विद्युत वाहक वल विधि। ये पहला विधि है हिटरोफ विधि। इसके अंदर हम क्या लेंगे? 3 भुजा वाला उपकरण है जिसके अंदर बीच में जो है मध्य कक्ष है और एक कैथोड कक्ष होगा, एक एनोड कक्ष होता है। अगर हमें सिल्वर का ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करना है तो उसके लिए आप विद्युत अपघट्य का प्रयोग करेंगे सिल्वर नाइट्रेट विलयन का, एवं जो इलेक्ट्रोड है वो या तो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेंगे अथवा सिल्वर का शुद्ध चांदी का इलेक्ट्रोड हम लेते हैं, एवं जो इलेक्ट्रोड्स को हम बैटरी से जोड़ देते हैं और इस पूरे प्रैक्टिकल को करते हैं। तो इसके माध्यम से हम सिल्वर का ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करते हैं। लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं कि इसमें विद्युत धारा लंबे समय तक प्रवाहित करनी होती है, इसलिए एक नया मेथड आया चल सीमा विधि, जिसके द्वारा भी हम जो है ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट मेथड है चल सीमा विधि। चल सीमा विधि के द्वारा जो हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो H+ है उसका ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करते हैं। और यहाँ पर एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट भी लेते हैं। HCl तो क्या हो गया? मेन इलेक्ट्रोलाइट हो गया, और यहाँ पर इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कैडमियम क्लोराइड लेते हैं। देखिए इस जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट है उसकी निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। एक तो जो मेन इलेक्ट्रोलाइट है उसका ऋणायन और इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट है उसका ऋणायन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्लोरीन दोनों में सेम है। और जो कैडमियम है, जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट का जो धनायन है वो H+ से धीमा होना चाहिए गति के अंदर। तो यहाँ पर जो कैडमियम +2 है वो H+ से कम गति में गति करता है। अब आप देखेंगे कि हमको ये जो उपकरण है, इस उपकरण के अंदर जो ये नली है इसके अंदर हमको कैडमियम क्लोराइड और HCl को कैसे फिलअप करना होता है। तो जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग हम फिलअप करते हैं। तो A वाले भाग में हम कैडमियम क्लोराइड भरते हैं और इसका घनत्व ज़्यादा होता है तो ये नीचे रहता है। और X जो लाइन दिख रही है आपको उसके ऊपर हमने क्या भर दिया? HCl भर दिया। और यहाँ पर जो है B वाले भाग में जिसमें HCl भरा हुआ है उसमें हम यूज करते हैं प्लेटिनम का कैथोड, और जो A वाला भाग है कैडमियम क्लोराइड का उसमें हम यूज करते हैं कैडमियम का एनोड। और दोनों कैथोड एंड एनोड को हम बैटरी से जोड़ते हैं एवं विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो आप देखेंगे जो क्लोरीन है वो कैडमियम एनोड की तरफ जाएगी, एवं जो H+ एवं कैडमियम 2+ हैं ये कैटाइंस हैं, ये किसकी तरफ जाएंगे? कैथोड की ओर जाएंगे, प्लेटिनम कैथोड की ओर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्योंकि कैडमियम धीमी गति से चलेगा और H+ अधिक तेज़ गति से चलेगा, तो यहाँ पर एक सीमा बन जाती है। और ये जो है सीमा कैसे बताई गई है? XX' YY'। और ये जो तीर का निशान बता रखा है उस अकॉर्डिंग ये सीमा जो है गति करती है। तो यहाँ पर जो XX' और YY' का जो आयतन गति करता है और जितनी हमने विद्युत धारा प्रवाहित करी है उनकी सहायता से हम जो है ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट नंबर को प्रभावित करने वाले कारक। जो ट्रांसपोर्ट को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो है, फर्स्ट कारक है कंसंट्रेशन, सेकंड है टेम्परेचर एंड थर्ड है को आयन। सांद्रता में क्या है कि अगर ट्रांसपोर्ट नंबर 0.5 आ रहा है तो सांद्रता का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अगर ट्रांसपोर्ट नंबर 0.5 से ज़्यादा है तो सांद्रता बढ़ाने पर जो है ट्रांसपोर्ट नंबर भी क्या होता है? बढ़ता है। और अगर ट्रांसपोर्ट नंबर 0.5 से कम है तो सांद्रता बढ़ाने पर ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है? घटता है। एवं जो टेम्परेचर है, जो उच्च चाप पर क्या होता है? सभी आयन तेज़ गति से गति करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट नंबर कितना पहुंच जाता है? 0.5 पहुंच जाता है।
अब जो है नेक्स्ट है कंडक्टेंस, चालकता। एक विलयन की चालकता क्या होती है? जो चालकता होता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। जो रेजिस्टेंस है उसका जो मात्रक होता है वो ओम है। तो चालकता की इकाई क्या हो गई? ओम इनवर्स, दैट मीन्स महो, MHO। और ऐसा ही मात्रक में चालकता को हम सीमेंस S में नापते हैं। फिर है विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। और विशिष्ट चालकता को हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका मान क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मान होता है R/A/L। तो यहाँ पे जो कप्पा का मान है वो क्या जाएगा? L/R/A। और आप देखेंगे इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो विशिष्ट चालकता की डेफिनेशन है कि अगर दो इलेक्ट्रोड जिनका क्षेत्रफल कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं और अगर हम उनमें विद्युत अपघट्य भरते हैं तो उस विद्युत अपघट्य की जो चालकता है वो क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता। देखिए, दो इलेक्ट्रोड जिनका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है एवं एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तो इनके बीच में जो विलयन की चालकता है वो क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता। उसके बाद में टॉपिक आता है तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता क्या होती है कि जब दो इलेक्ट्रोड जिनका क्षेत्रफल कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं एवं अब उनमें अगर उन इलेक्ट्रोड के बीच में हम 1 ग्राम तुल्यांक का विद्युत अपघट्य फिलअप करते हैं तो इस विलयन की जो चालकता है वो क्या कहलाती है? तुल्यांकी चालकता कहलाती है। इसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए आप, अब यहाँ पर जो है चालकता कप्पा और तुल्यांकी चालकता इक्विवेलेंट होती है जब हम 1 घन सेंटीमीटर विलयन लेंगे और उसमें कितना? 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घोलते हैं। और अगर 1000 सेंटीमीटर तक इस विलयन को तनु करते हैं तो जो संबंध होगा वो होता है लैम्डा बराबर 1000 इंटू कप्पा। उसके बाद में है मोलर चालकता। तो अब यहाँ पे आपको जो विद्युत अपघट्य है 1 ग्राम तुल्यांक नहीं लेना है। अब यहाँ पे विद्युत अपघट्य आपको कितना लेना है? 1 ग्राम मोल लेना है। और ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में है सेल स्थिरांक। तो विशिष्ट चालकता के फॉर्मूले से हम सेल स्थिरांक निकाल सकते हैं। देखिए, अभी हमने देखा था कप्पा बराबर L/A इंटू सी। सी क्या है यहाँ पे? चालकता। L क्या है? लंबाई इलेक्ट्रोड की। इलेक्ट्रोड A क्या है? इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल। तो L/A जो है वो क्या कहलाता है? सेल स्थिरांक कहलाता है। अब देखते हैं तनुता के साथ में चालकता में परिवर्तन। तो जब हम किसी विद्युत अपघट्य विलयन को तनु करते हैं तो जो विशिष्ट चालकता है उसका मान तो घटता है एवं तुल्यांकी चालकता का मान क्या होता है? बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि तुल्यांकी चालकता किस पर डिपेंड करती है? आयनों की संख्या पर। जब तनु करेंगे तो आयन्स की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इसलिए तुल्यांकी चालकता का मान बढ़ता है। लेकिन जो विशिष्ट चालकता है वो डिपेंड करती है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या। तो तनुता करने पर क्या होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में जो आयन्स हैं उनकी संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। इसलिए विशिष्ट चालकता का मान क्या होता है? कम होता है। और ये मैंने कुछ टेबल बना रखी है, इसमें एक्सपेरिमेंट के द्वारा बता रखा है कि तनुता से किस प्रकार विशिष्ट चालकता एवं तुल्यांकी चालकता पे इफेक्ट आता है। उसके बाद में ये डायग्राम है। जब हम तुल्यांकी चालकता एवं सांद्रता के स्क्वायर रूट के मध्य में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे हमें प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ग्राफ निम्न प्रकार के प्राप्त होते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य है उनके लिए जो सामान्य सांद्रता पे जो तुल्यांकी चालकता का मान है वो अधिक होता है एवं तनु करने पर उनका मान लगभग बढ़ता है, लेकिन एक नियत कांस्टेंट ही रहता है। जबकि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उनका मान जो है वो तनुता करने पर बढ़ने लग जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य है उनके लिए एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है और तनुता पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य पर जो है तनुता का प्रभाव पड़ता है। अब आप जो है प्रबल विद्युत अपघट्य की जो अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता है वो हम ग्राफ से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ में जो प्रबल विद्युत अपघट्य की सीधी रेखा आ रही है उसका एक्स्ट्रापोलेशन करना पड़ता है। तो जिस बिंदु पर जाके ये शून्य पर जाके ये काटती है, वहाँ पर आप शून्य सांद्रता पर जाकर ये जिस पॉइंट पर काट रही है वो क्या हो जाएगा, प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उनकी हम अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम प्रयोग में लेते हैं कोलेराउस का नियम। थैंक यू।